सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 28 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में लगभग 20 साल की नेगोशिएशंस के बाद एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो इस डील के तहत यूरोपियन यूनियन ने अपने 27 कंट्रीज के मार्केट्स में 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ वो हटा देगा यूरोपियन यूनियन। और जबकि इंडिया ने 97.5% यूरोपियन यूनियन के जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया में, उन पर टैरिफ कंसेशन देने पर सहमति दी है। तो इसका सीधा मतलब है कि जो यूरोपियन वाइन है और लग्जरी कार्स है इंडिया में रिलेटिवली सस्ती हो सकती हैं। और इकोनॉमिक फ़ायदों के साथ-साथ इस डील का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, खासकर यूएस के टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ के बीच में। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पार्टनरशिप ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के दौर में स्टेबिलिटी लाएगी और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे इंडियन फार्मर्स, एमएसएमईज़, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है, उसको यूरोपियन मार्केट तक जो है बेटर एक्सेस मिलेगा इंडियंस को। और जो टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, टॉयज़, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, उनको भी एफटीए लगते ही ज़ीरो ड्यूटी का फ़ायदा मिलेगा और जो एम्प्लॉयमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों को बढ़ाएगा। साथ ही जो दोनों तरफ से सेंसिटिव सेक्टर्स प्रोटेक्ट किए गए हैं, इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी को इस एफटीए से बाहर रखा है, उसको बचाया है। जबकि यूरोपियन यूनियन ने अपना बीफ, शुगर, राइस जैसे प्रोडक्ट्स पर अपना जो टैरिफ स्ट्रक्चर है लार्जली मेंटेन रखा है। और चिकन मीट और मिल्क पाउडर, इन जैसी चीज़ों को प्रोडक्ट्स पर जो अपना टैरिफ स्ट्रक्चर है यूरोपियन यूनियन ने लार्जली मेंटेन रखा है। तो डील के लगते ही लगभग 90.7% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में, उन पर ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। और सर्विस सेक्टर में भी बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने 144 सर्विस सब सेक्टर्स में जो है वो ओपन करने की कमिटमेंट दी है, जिसमें कि आईटी, एजुकेशन, प्रोफेशनल सर्विस शामिल है। वहीं इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन के लिए 102 सर्विस सब सेक्टर्स ओपन करने का डिसीजन लिया है। और इंडिया की तरफ से यूरोपियन यूनियन के जो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, जैसे मशीनरी हो गया, एयरक्राफ्ट, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, तो इनको फेज़ या फिर इमीडिएट ड्यूटी बेनिफिट मिलेंगे, जिससे इनपुट कॉस्ट कम होगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगी। तो ऑटोमोबाइल्स और जो वाइन्स हैं, उन जैसे सेंसिटिव एरियाज़ में कोटा बेस्ड सिस्टम पर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 25 लाख से ऊपर की जो यूरोपियन कार्स हैं, उन पर 110% की से ड्यूटी घटाकर 10% तक की जा सकती है। और साथ ही जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उस पर लिमिटेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे जो इंडिया के कार्बन वेरीफायर्स हैं उनको एक्रेडिशन मिलेगी। तो कार्बन वेरीफायर्स बेसिकली वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज या बॉडीज होती हैं जो चेक करती हैं कि किसी कंपनी, फैक्ट्री या प्रोडक्ट में कितना कार्बन एमिशन किया है उसने। और इसमें ये भी है कि अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंदर किसी कंट्री को, थर्ड पार्टी को कंसेशन देती है, तो इंडिया को ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी कंसेशन नहीं है, आइटम सच एज़ चिकन एंड राइस, कोई भी एग्रीमेंट जो है वो नहीं हुआ है प्रोक्योरमेंट ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, सस्टेनेबल चैप्टर, डेवलपमेंट चैप्टर रिजेक्टेड बाय इंडिया एंड एग्रीमेंट ऑन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये चीज़ें इससे बाहर रखी गई हैं। वाइन्स की ड्यूटीज़ जो है 150% से 20 से 30% कर दी गई है। कार टैरिफ 110% से 10% पे आ गई। और एयरबस एयरक्राफ्ट पे टैरिफ एलिमिनेट कर दिया गया, प्रोसेस्ड फूड पे एलिमिनेट कर दिया गया। 0% टैक्स लगेगा मोस्ट ऑफ द मशीनरीज ऑन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर भी। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर यूजीसीज न्यू इक्विटी रूल्स सेज एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये न्यूज़ बेसिकली यूजीसी के न्यू रेगुलेशन से रिलेटेड है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 है। तो इसका मेन एम है कि हायर एजुकेशन में जो इक्विटी, इंक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना, और जिससे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सभी स्टूडेंट्स को सेफ और फेयर एनवायरनमेंट मिल सके, खासकर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। तो रेगुलेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसीज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से अगर ये कम्युनिटीज़ कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, तो उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या है कि इसमें पहले के जो रेगुलेशंस आए थे, पहले ड्राफ्ट में एक प्रोविज़न था कि अगर कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट्स करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
जैसे पेनल्टी या डिसिप्लिनरी एक्शन। तो फाइनल जो लेकिन जो नोटिफिकेशन आया 2026 में, उसमें ये प्रोविज़न हटा दिया गया। मतलब अब फ़ॉल्स कंप्लेंट के लिए क्लियर पनिशमेंट का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 2026 के जो ये रेगुलेशंस हैं उन पर, उनको लेकर जो उठ रहे कंसर्न्स है उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। राजस्थान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में नोटिफाई किए गए हैं और किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं होगा। और उनका कहना है कि कोई भी जो पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर सिस्टम का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्रिटिक्स और पेटिशनर्स का कहना है कि इसकी नैरो डेफिनेशन से जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन से बाहर रखा गया है, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल हुई है और गवर्नमेंट का कहना है कि रेगुलेशंस का ऑब्जेक्टिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हायर एजुकेशन में इक्विटी, इंक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट बनाना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डूम्सडे क्लॉक के बारे में है, 85 सेकंड्स टू मिडनाइट। तो डूम्सडे क्लॉक क्या है? ये बेसिकली एक कोई रियल क्लॉक नहीं है, ये एक सिंबॉलिक क्लॉक है। और तो इसका यूज़ ये दिखाने के लिए होता है कि दुनिया जो है वो अपने बनाए हुए डिज़ास्टर्स हैं उसके कितने करीब है। और मिडनाइट का मतलब है कि ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट कोलैप्स या बायोलॉजिकल डिज़ास्टर। तो जितनी कम सेकंड्स मिडनाइट से दूर होती है उतना ज़्यादा खतरा होता है। 85 सेकंड्स का मतलब क्या है कि सेट किया 85 सेकंड्स पे कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है और अब तक कभी इतनी करीब नहीं आई है इस सिचुएशन पे। ये क्लॉक सेट कौन करता है? बेसिकली बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस के साइंटिस्ट सेट करते हैं और 1945 में एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले साइंटिस्ट ने शुरू किया था इसको। तो एक्सपर्ट्स बेसिकली न्यूक्लियर रिस्क, वॉर, क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज जैसे फैक्टर्स देखकर टाइम सेट करते हैं। अभी बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक को 85 सेकंड्स टू मिडनाइट पर सेट कर दिया है, जो अब तक का सबसे डेंजरस लेवल माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दुनिया ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ के बहुत ज़्यादा करीब है। रीजंस में बेसिकली न्यूक्लियर टेंशंस, यूरोप एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन है और इंटरनेशनल ऑर्डर का वीक होना, ये जैसे रीजंस बताए जा रहे हैं। और यूएस रशिया का जो लास्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है वो भी खत्म होने वाला है, जिससे कि न्यू आर्म्स रेस जो है बढ़ सकती है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑपरेशन बढ़ने के बजाय अब सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हुई है, इसीलिए ऐसा किया गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, प्लेस इन द इलेक्टोरल रोल इज अ क्वालिफाइड राइट विद एसेंशियल कंडीशंस पोल्स बॉडी टेल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो इलेक्टोरल रोल है उसमें किसी भी पर्सन को बने रहने के लिए वो लगातार आर्टिकल 326 की जो बेसिक कंडीशन है उसको फुलफिल करनी ज़रूरी होती है। आर्टिकल 326 के मुताबिक वोटर की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और भी किसी भी लॉ के अंडर वो डिसक्वालीफाइड ना हो। तो इलेक्शन कमीशन के सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सिर्फ एक बार नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़ जाना काफ़ी नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी बाद में ख़त्म हो जाती है तो नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रह सकता। और कोर्ट बेसिकली बिहार में चल रहा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज करने वाली पिटीशन सुन रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का प्रोसेस नहीं है बल्कि वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। और दूसरे एडवोकेट ने कहा कि बिहार में इस प्रोसेस के दौरान कई जो है किसी लैब्स की कंप्लेंट नहीं आई और 2025 में वोटर टर्नआउट भी बढ़ा। तो इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट था कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है डुप्लीकेट डेड वोटर्स में हटाए गए और पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ा। तो दूसरे एडवोकेट का कहना है कि इलेक्टोरल रोल्स में रहना एक क्वालिफाइड राइट है और इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स ऑफ एक्ट से आगे कोई नई कंडीशन ऐड नहीं की है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एमपी चिल्ड्रन सर्व मिड डे मील ऑन स्क्रैप पेपर ऑन रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम की क्वालिटी और मैनेजमेंट पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जो यहाँ का मैहर डिस्ट्रिक्ट है उसमें सामने आए एक वायरल वीडियो में रिपब्लिक डे के दिन बच्चों को स्क्रैप पेपर पर, जो रद्दी पेपर से उस पर फटे हुए नोटबुक के पेजेस पर खाना परोसा जा रहा है। और वीडियो में बेसिकली बच्चे जूट मैट्स पर बैठे हुए दिख रहे हैं जिसके सामने ज़मीन पर पेपर रखा हुआ, हलवा और पूड़ी जो है दी गई उनको। और इससे पहले एक इंसिडेंट नवंबर 2025 के श्योपुर में आया था, जहाँ भी वहाँ भी बच्चों को जो है ज़मीन पर स्क्रैप पेपर पर खाना दिया गया था। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूट्स गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। तो यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेसिकली गिग वर्कर्स के लिए वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने का एक बड़ा कदम लिया है, जो कि 2025 के एक्ट के तहत वेलफेयर मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेगा। और इस बोर्ड के जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट वहाँ के स्टेट के लेबर मिनिस्टर रहेंगे।
और बोर्ड में गिग वर्कर के यूनियंस और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़ोमैटो, उबर, अमेज़न, पोर्टर इन सब के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। तो अब सभी जो गिग वर्कर्स हैं और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा और इनको 45 डेज़ के अंदर सारे गिग वर्कर्स का डेटा सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड गिग वर्कर्स को यूनिक आईडी मिलेगी जिसके ज़रिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे और वेलफेयर में जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको 1 से 1.5% की फ़ीस जो है वेलफेयर फंड में देना पड़ेगा, जिससे कि उनकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंश्योर हो पाएगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल ग्राम पंचायत ऑफिसेज टू बी नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कर्नाटका में बेसिकली गवर्नमेंट ने एक सिंबॉलिक और पॉलिटिकल डिसीजन लेते हुए जितने भी स्टेट के लगभग 6000 ग्राम पंचायत ऑफिसेज के नेम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला लिया है। तो ये प्रोटेस्ट बेसिकली एमजी नरेगा को रिपील करके लाया गया जो न्यू विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट है उसके खिलाफ है। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इस सेंट्रल एक्ट को महात्मा गांधी के आइडल्स और जो डिसेंट्रलाइजेशन के स्पिरिट के खिलाफ बताया। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे 65 ट्राइबल स्टूडेंट्स स्किप क्लास इन मन्नार एज कुकिंग कोल गैस शॉर्टेज हिट्स स्कूल हॉस्टल्स। तो यहाँ पर केरला के मन्नार में एक प्री मैट्रिक ट्राइबल हॉस्टल में कुकिंग गैस सप्लाई में डिले की वजह से 65 ट्राइबल लड़कियों ने को पढ़ाई छोड़कर घर लौटना पड़ा। तो गैस शॉर्टेज लगभग 50 दिन से ज़्यादा चला जिससे वहाँ पर खाना नहीं बन पाया, खाना बनने में डिसरप्शन हुआ। तो पेरेंट्स ने इर्रेगुलर मील्स के चलते बच्चों को वापस बुला लिया और सेकंड क्लास सिटीजन जैसा ट्रीट करने जैसा बोला। और ये इंसिडेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, ट्राइबल वेलफेयर फेलियर और राइट टू एजुकेशन पर सीरियस जो है सवाल उठाता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे नॉट नॉर्मल टू टॉलरेट पाकिस्तान यूज ऑफ टेरर इंडिया। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने पाकिस्तान को स्ट्रांगली कॉल आउट किया और कहा कि टेररिज्म को कभी भी न्यू नॉर्मल नहीं माना जा सकता। और इंडिया के यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर जो है उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी का के टूल की तरह यूज़ करता है। और इंडिया ने क्लियर किया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्लेटफॉर्म टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता और इंडिया अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए हर ज़रूरी कदम वो उठाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं काजा कलास, उन्होंने कहा कि इंडिया और यूरोप एक प्रेडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं जबकि यूएस, रशिया और चाइना ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। और इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के बाद उन्होंने बताया कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से रशिया पर प्रेशर डालने को कहा है ताकि यूक्रेन वॉर खत्म हो और सस्टेनेबल पीस आए जो कि यूरोप और ग्लोबल साउथ दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा है कि यूएस के टैरिफ थ्रेट्स, चाइना की इकोनॉमिक कोएर्शन और रशिया को यूरोप के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया है। तो उन्होंने चाइना पर ट्रेड को वेपनाइज करने का आरोप लगाया और इंडिया और इंडो पैसिफिक में ओपन सी लेन्स के लिए इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉपरेशन पर जोर दिया। तो उनके मुताबिक जो इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये बेसिकली मल्टीलेटरल ऑर्डर को मजबूत करेगी और साथ ही ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में ट्रस्ट बेस्ड कॉपरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स एम्बिशियस ट्रेड डील विद यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं, वही है, बस इसमें ये दिया हुआ है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि इस डील से जो है एक्सपोर्टर्स के लिए लगभग 4 बिलियन यूरोज तक जो है एनुअल टैरिफ कट्स होंगे। साथ ही जो इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप है जिसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर मिलकर काम करेंगे और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट आएगा। इंडियन डिफेंस कंपनीज को यूरोपियन यूनियन के डिफेंस प्रोजेक्ट्स और फंड्स में एंट्री मिलेगी और लीगल मोबिलिटी फ्रेमवर्क जो है वो लीगल मोबिलिटी फ्रेमवर्क काम करेगा जिसके तहत यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में इंडियंस को का जो सेफ, लीगल और स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे यूरोपियन यूनियन इंडिया टू कोलैबोरेट ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर यूरेटॉम डील। तो यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पर कॉपरेशन बढ़ाने के लिए कमिटमेंट किया है जो इंडिया यूरेटॉम एग्रीमेंट के अंडर आता है। यूरेटॉम बेसिकली यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी है। तो दोनों साइड्स ने 2020 में न्यूक्लियर एनर्जी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एग्रीमेंट साइन किया है। नए स्टेटमेंट में जो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रेडिएशन सेफ्टी, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, रेडियो फार्मास्यूटिकल और जो फ्यूजन रिएक्टर प्रोजेक्ट्स है उसमें कॉपरेशन पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के जो हॉरिजॉन यूरोप प्रोग्राम है उसके थ्रू एनर्जी, वाटर, एग्री फूड
हेल्थ, सेमीकंडक्टर, बायोटेक एंड एडवांस मटेरियल्स में जॉइंट रिसर्च को बूस्ट दिया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उस पर भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग बनी है। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को कार्बन जो वेरीफायर्स हैं उनको रिकॉग्निशन, टेक्निकल कोऑपरेशन और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको देने का प्रॉमिस किया है। कार्बन वेरीफायर्स वो इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट से कितना कार्बन एमिट हुआ है, तो ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है कार्बन नॉर्म्स कंप्लाई कर सकें और ग्रीन ट्रांजिशन स्मूथ हो। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एक्वायर ऑक्शन एसेट्स ऑफ एसिड अटैकर्स टू पे विक्टिम्स सेज सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक केसेस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक का दोषी पाया जाता है तो उसे सारी एसेट्स जो है उनकी सीज करके ऑक्शन की जानी चाहिए ताकि विक्टिम्स को कंपनसेशन मिल सके और ये पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग डिटरेंट का काम करे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि एसिड अटैक जैसे क्राइम्स में रिफॉर्मेटिव अप्रोच की कोई जगह नहीं है और स्टेट एक्शन इतना पावरफुल होना चाहिए कि फ्यूचर में कोई ऐसा क्राइम करने से डरे। तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस को अक्यूज्ड की जो एसेट्स हैं उसकी डिटेल्स जो है चार्जशीट के साथ कोर्ट को देना चाहिए ताकि बाद में जो ऑक्शन करके उस प्रॉपर्टी को विक्टिम को कंपनसेशन दिया जा सके और अक्यूज जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर ना कर सके जब तक केस का फैसला ना हो जाए। तो यहाँ पर एसिड एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक ने अपनी 16 साल की लीगल स्ट्रगल और ट्रॉमा कोर्ट के सामने रखा। तो कोर्ट ने उन्हें बेस्ट लीगल एड देने का एश्योरेंस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से स्पेशल लेजिस्लेशन पर विचार करने को कहा है और स्टेट से एसिड अटैक के केसेस, कन्विक्शंस, विक्टिम्स की कंडीशन और रिहेबिलिटेशन स्कीम्स का डिटेल डेटा मांगा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस इस चीज़ के बताए जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द सॉल्यूशन टू द फॉलिंग रुपी लाइज इन डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो रुपी की सडन गिरावट है उसने लोगों को और मार्केट्स दोनों को थोड़ा हिला दिया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन लो है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेजेबल है, तो फिर रुपी क्यों गिर रहा है। तो यहाँ पर करंट ईयर में बोलते हैं इंडिया की जो ग्रोथ रेट है लगभग 7.4 एस्टिमेट की गई है। इन्फ्लेशन भी काफ़ी कम रही और जहां सीपीआई इन्फ्लेशन 2025 के एंड में लगभग 1.33% पर आ गई और जो आरबीआई के जो टारगेट बैंड है 4% ±2% उससे भी नीचे है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी जीडीपी का सिर्फ जो है सिर्फ 0.6% ही रहा और फिर भी अप्रैल 2025 से रुपये की वैल्यू लगभग 6% से ज़्यादा नीचे आ गई है, गिरावट देखी गई है। तो इस सिचुएशन का मेन रीज़न बेसिकली बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट वो नहीं है बल्कि कैपिटल आउटफ्लोज ज़्यादा हैं। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली बोलते हैं अप्रैल से दिसंबर 2025 में $96.58 बिलियन रहे जो पिछले साल से ज़्यादा नहीं है। तो असली विलन तब बना बोलते हैं कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पर हार्श टैरिफ इम्पोज किए और पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, फिर रशिया से क्रूड ऑयल लेने पर 25% और टैरिफ, तो टोटल 50% टैरिफ हो गया इंडिया पर और अब ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर भी जो है एडिशनल टैरिफ की धमकी दी है। तो इन सबसे इन्वेस्टर के जो बीच अनसर्टेनिटी और फियर पैदा हुआ और इन सब का जो इम्पैक्ट डायरेक्ट कैपिटल आउटफ्लोज पर पड़ा और अप्रैल से बोलते हैं कि दिसंबर 2024 में नेट कैपिटल इनफ्लो $10.6 बिलियन का था इनफ्लो, जबकि 2025 के सेम पीरियड में ये नेगेटिव होकर $3.9 बिलियन का आउटफ्लो बन गया। तो यूएस के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं लेकिन अभी तक कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं हुआ और अगर ये स्टेलमेट चला तो रुपये पर प्रेशर बना रहेगा। तो इस बार रुपये की गिरावट का रीज़न इकोनॉमिक कम, डिप्लोमेटिक ज़्यादा है। तो आरबीआई की बात करें तो इंडिया 1993 में मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट रेजीम फॉलो करता है, लेकिन आरबीआई को जो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करने का राइट है। आरबीआई का गोल रुपये को बेसिकली फिक्स लेवल पर पैक करना नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी को कम करना है। तो इसका मतलब सिर्फ अप्स और डाउन्स को स्मूथ करना नहीं बल्कि जब रुपये गिरता है तो उसकी फॉल को भी ग्रेजुअल और ऑर्डरली बनाना और आरबीआई शॉक्स को सॉफ्ट करता है लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं रुपये का गिरना क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, तो बोलते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं और इंडिया के एक्सपोर्टर्स में इंपोर्ट कंटेंट बढ़ गया है इसलिए डीवैल्यूएशन का एक्सपोर्ट बूस्ट लिमिटेड होगा। ऊपर से जो यूनाइटेड स्टेट मार्केट में हाई टैरिफ के कारण एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा और इंपोर्टर्स की बात करें तो इंडियन जो क्रूड ऑयल है जैसे एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट करता है इंडिया
और रुपए गिरने से उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रिस्क में रहेगा। तो डीवैल्यूएशन तब यूज़फुल होती है जब इन्फ्लेशन गैप ज़्यादा हो, जो कि अभी केस नहीं है, इन्फ्लेशन कम ही पर है। तो आज बेसिकली बोलते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है वो कैपिटल आउटफ्लोज़ हैं, और हर गिरावट के साथ जो है आउटफ्लो बढ़ने का रिस्क होता है, जो कि स्टॉक मार्केट को भी अफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर इन सब के लिए कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करता है आर्टिकल, जैसे कि पहला कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करना। इंडिया और यूएस टॉक्स को जल्दी कंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि रुपये पर प्रेशर का मेन रीज़न टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी है। और सेकंड, आरबीआई का इंटरवेंशन, कि आरबीआई को फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके रुपये की सडन गिरावट को स्मूथ करना चाहिए, पैनिक अवॉइड करने के लिए। थर्ड बोलते हैं कि कोई भी डीवैल्यूएशन पॉलिसी ना हो, रुपये को जानबूझकर गिराना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट्स वो महंगी होंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फोर्थ बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, तो पॉलिसी क्लैरिटी और स्टेबल डिप्लोमेसी से जो कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा है उसको रोकना और इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट को रिस्टोर करना ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, कैपिटल सपोर्ट अलोन विल नॉट ऐड टू बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये आर्टिकल बेसिकली जो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी डेवलप करने का 2030 तक, उसको लेकर है। उसके जो टारगेट का ग्राउंड लेवल चैलेंजेस को ये एक्सप्लेन करता है, और खासकर जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन इंजन बनाया है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था। आइडिया ये है कि कंपनीज को तभी इंसेंटिव मिले जब वो एक्चुअल प्रोडक्शन या फिर सेल्स टारगेट अचीव करें, और सोलर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी मॉडल से इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना एम है। और लेकिन रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज काफ़ी सीरियस हैं, और बोलते हैं कि सोलर सेक्टर में डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी जैसे कि मॉड्यूल असेंबली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 56% टारगेट अचीव्ड है। पर अप स्ट्रीम सेगमेंट जैसे कि पॉलीसिलिकॉन हो गया या वेफर्स हो गया, ये सब बहुत पीछे हैं, सिर्फ 10 से 14% ही अचीव हो पाया टारगेट। तो ये सेगमेंट टेक्नोलॉजी इंटेंसिव और कैपिटल हैवी होते हैं, और जिसमें कि इंडिया अभी भी इंपोर्ट और फॉरेन एक्सपर्टीज़ पर डिपेंडेंट है। और तो यहाँ पर जो पॉलीसिलिकॉन है ये बेसिकली सोलर पैनल का बेसिक रॉ मटेरियल होता है, और वेफर्स जो है पॉलीसिलिकॉन को स्लाइस करके बनाई जाने वाली पतली सिलिकॉन शीट्स होती हैं। तो इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है मॉड्यूल्स असेंबल करना सीख चुका है, डाउनस्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है, पर जो पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स में हाई कैपिटल कॉस्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड एक्सपर्ट्स जो है वो मिसिंग है। ये इंडिया इस पर इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब एक्स्ट्रा कैपिटल सब्सिडीज इन पर देने की सोच रही है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में सिचुएशन अभी भी वीक है। 50 गीगावाट आवर डोमेस्टिक बैटरी सेल कैपेसिटी का टारगेट का लगभग 1.4 गीगावाट और ही कमीशन हो पाई है। इसका मेन रीज़न है कि स्ट्रिक्ट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन रूल्स काफ़ी हैं, गीगा फैक्ट्री बनाने की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, और चाइनीज़ टेक्निकल एक्सपर्ट्स के वीज़ा डिलेज का इशू है। तो सिर्फ पैसा देने से हाई टेक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप नहीं होती। इसके लिए लॉन्ग टर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स और टेक्निकल नो हाउ जो है वो चाहिए। और आर्टिकल का कोर आर्गुमेंट ये है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसको रीथिंक करना होगा। तो सिर्फ कंपनीज की नेटवर्थ जो है वो नहीं बल्कि बढ़ानी है, बल्कि एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी का एक्सेस और एग्जीक्यूशन जो कैपेबिलिटी है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, और वरना पॉलिसी एम्बिशन और रियलिटी के बीच जो है गैप हमेशा बना रहेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, स्पार्क टू ड्राइव इंडियाज ई एलसीवी ट्रांजिशन। तो यहाँ पे एलसीवी का मतलब क्या है कि लाइट कमर्शियल व्हीकल। तो जब आप किसी ऑनलाइन ऑर्डर को रिसीव करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो किसी लाइट कमर्शियल व्हीकल के थ्रू आया हो, यानी किसी छोटे ट्रक से, जो इंडिया के ई कॉमर्स सिस्टम की बैकबोन है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पैसेंजर्स कार के जो लिए फ्यूल एफिशिएंसी और कार्बन का एमिशन पर काफ़ी सालों से कैफे नॉर्म्स लगे हुए हैं। कैफे नॉर्म्स मतलब कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट कार कंपनीज को रूल देती है कि उनकी पूरी कार फ्लीट या फिर कार फ्लीट का जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। और वहीं जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, अब तक रेगुलेटरी जो ब्लाइंड स्पॉट में रहे हैं, मतलब इन पर रेगुलेशन नहीं है। तो डिस्पाइट उनका हाई यूसेज और मार्केट शेयर है, तो पॉलिसी लेवल पर अब इस गैप को फिल किया जा रहा है। बोलते जुलाई 2025 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए फ्यूल
कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स 2027 से 2032 प्रपोज किए हैं और ऑटोमेकर्स ने इसे एग्जम्प्ट करने की कोशिश की, ये कहकर कि मार्केट प्राइस सेंसिटिव है और कॉस्ट बढ़ेगी इससे, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन रिजेक्ट करके डीकार्बोनाइजेशन कमिटमेंट क्लियरली उसका सिग्नल दिया है। बोलते 2024 में इंडिया के कॉमर्शियल गुड्स पर में जो है 48% शेयर लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स का था, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ 2% इनकी थी और आज जो लाइट कमर्शियल व्हीकल फ्लीट का एवरेज एमिशन 147.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर है। और अगर ये जो 2% इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो भी ना होते तो एमिशंस और भी ज़्यादा होती। तो इससे पता चलता है कि थोड़ी सी इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल सकती है। और इलेक्ट्रिक जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं अभी भी लिमिटेड मॉडल्स और कुछ जो है छोटी बैटरीज के साथ आ रही हैं जिनकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट है और इनकंसिस्टेंट इंसेंटिव्स जो हैं जो कि डिमांड को रोक रहे हैं। और जो जैसे स्कीम्स जैसे कि पीएम ई ड्राइव स्कीम है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को कवर नहीं करती। तो बोलते हैं कि हाँ कुछ स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र और एमपी सपोर्ट देते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स का रोल यहाँ पे क्रिटिकल है। अगर स्टैंडर्ड्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके चला लेंगे। और यहाँ पर एक रिसर्च के मुताबिक 116.5 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर को वो टिपिंग पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन बेसिकली इंटरनल कंबशन इंजन अपग्रेड्स से सस्ती पड़ती है। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी का प्रपोज जो 115 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर स्टैंडर्ड्स इस थ्रेशोल्ड को बस क्रॉस करता है, फिजिबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग पुश नहीं देता। तो ड्राफ्ट में सुपर क्रेडिट्स दिए गए हैं जहां पर ई लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स को ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड माना गया है एमिशन करने वाला, जो पॉजिटिव है। लेकिन हाइब्रिड और कुछ जो इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजीज को भी क्रेडिट मिल रहा है जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन को डिले कर सकता है। तो ग्लोबल एग्जांपल जैसे चाइना, यूएस और यूरोपियन यूनियन दिखाते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड्स और फोकस्ड इंसेंटिव्स के ही इलेक्ट्रिफिकेशन को बड़े स्केल पर ले जा सकते हैं। तो इंडिया के पास टूल्स हैं, बस स्मार्ट पॉलिसी डिज़ाइन और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, वरना पैसेंजर्स जो है कार सेगमेंट की तरह लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में भी इलेक्ट्रिफिकेशन 3% तक ही रुक सकती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रम्प्स स्ट्रेटजी टू कीप पुशिंग करकास कैन ओनली लीड टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आर्टिकल का आर्गुमेंट है कि वेनेजुएला में जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी या ड्रग के खिलाफ फाइट नहीं बल्कि सीधा यूएस इंपीरियलिज्म है। और डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने एक सॉवरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को एब्डक्ट करवाया और नेवल ब्लॉकेड लगाई और फिर ओपनली बोला कि अमेरिका जो है वेनेजुएला को रन करेगा। तो चाहे ट्रम्प ने ऑपोजिशन के बजाय एक्टिंग प्रेसिडेंट जो डेल्सी रॉड्रिग्स हैं उनको सपोर्ट किया हो, लेकिन आर्टिकल के मुताबिक असली मकसद जो है वेनेजुएला के ऑयल कंट्रोल पर है। तो ऑथर कहते हैं कि यूएस ने इराक से सीख लिया है कि रजीम चेंज क्योस लाता है, इसीलिए अब स्ट्रैटेजी ये है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करके रिसोर्सेज जो है निकाला जाए और इसको नियो कॉलोनियलिज्म कहा गया है। तो रॉड्रिग्स जो एंटरिम प्रेसिडेंट है रॉड्रिग्स, वो एक मुश्किल सिचुएशन में है और एक तरफ यूएस का प्रेशर, दूसरी तरफ जो कैविस्टा सपोर्ट बेस है। कैविस्टा सपोर्ट बेसिकली जो है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट वेनेजुएला के हैं उनकी आइडियोलॉजी और मूवमेंट को सपोर्ट जो लोग करते हैं तो उसको बोला जा रहा है, जो कि वेनेजुएला के गरीब वर्किंग क्लास आर्मी और लेफ्ट टर्निंग ग्रुप्स हैं जो कि यूएस के इंटरफेरेंस के खिलाफ है, चाहते हैं कि वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज का कंट्रोल जो है वेनेजुएला का ही रहे। उनके सामने एक तरफ यूएस का प्रेशर और दूसरी तरफ कैविस्टा सपोर्ट बेस है। तो यूएस सैंक्शंस ने जो है वेनेजुएला की इकोनॉमी बर्बाद की, माइग्रेशन क्राइसिस पैदा किया और अब अमेरिका खुद के बनाए क्राइसिस को एक्सक्यूज बनाकर प्रेशर डाल रहा है। बेसिकली ये पूरा डिप्लोमेसी नहीं, ये एक टाइप का एक्सटॉर्शन है। और अगर दुनिया चुप रही तो बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ के किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वो सेफ नहीं रहेगी। और तो यूएस का जो वेनेजुएला में किया गया एक्शन है वो इंपीरियलिज्म और एक्सटॉर्शन के रूप में चैलेंज करना ज़रूरी है। ग्लोबल ऑर्डर को बचाने के लिए जो नेशनल सॉवरेनिटी है, इंटरनेशनल लॉ और रिसोर्स सेल्फ डिटर्मिनेशन का डिफेंस किया जाना चाहिए, वरना ग्लोबल साउथ के देश जो है वो अनसेफ हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इन सीरियाज कुर्दिश रीजन्स। तो यहाँ पर बोलते हैं बेसिकली सीरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर 2011 से ही लंबा एक सिविल वॉर चल रहा था और उस वॉर के दौरान बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वीक हो गई
और कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट पोर्शन में कुछ हिस्सों पर कुर्द्स जो वहाँ का एक एथनिक ग्रुप है उसने उसका कंट्रोल हो गया। तो कुर्द्स वहाँ पर अपना खुद का जो है अपनी पुलिस, अपनी आर्मी और अपनी लोकल गवर्नमेंट जो है चलाते हैं। तो इस एरिया को उन्होंने बेसिकली रोजावा बोलते हैं वो उसको, इस एरिया को। तो ये पूरी तरीके से एक देश नहीं था बल्कि काफ़ी हद तक एक टाइप का सेल्फ रूल है सीरिया के अंदर। तो फिर क्या बदला क्या यहाँ पर बेसिकली बोलते हैं 2024 में असद जो गवर्नमेंट है वो गिर गई और नया लीडर आया यहाँ पर जिसका नाम अहमद अल शारा था। तो लोगों को लगा अब जो है नए सीरिया में पीस आ जाएगी, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो न्यू लीडर है वो कहते हैं सीरिया एक ही कंट्री है, सब जगह एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। कुर्द कहते हैं कि हम अपना सेल्फ रूल नहीं छोड़ेंगे और 2011 से हम अपना सिस्टम हमने खुद संभाला है। तो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे जो कुर्दिश आर्मी है वो खत्म हो और गवर्नमेंट ट्रूप्स यहाँ पर कुर्दिश एरिया में आ जाएं। तो कुर्द्स को लगा अगर हमने आर्मी छोड़ दी तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाएगी और टॉक्स जो है फेल हो गए। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोर्स यूज़ की और कुर्द कंट्रोल एरियाज पर अटैक किया। तो कुर्द्स पहले पावरफुल क्यों थे? क्योंकि कुर्द्स ने जो है पहले आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट को हराया था और यूएस ने उन्हें एयर सपोर्ट भी दिया था। तो इसलिए उनका जो कंट्रोल था स्ट्रांग था। पर अब यहाँ पर यूएस का इंटरेस्ट कम हो गया है और टर्की कुर्द्स के खिलाफ है, टर्की भी। और नया जो सीरियन गवर्नमेंट है उन्हें टॉलरेट नहीं करना चाहता। तो अब सिचुएशन क्या है कि सीज़ फायर है, पर जो टेंशन यहाँ पर हाई है और कुर्द्स कुछ एरियाज़ देने को रेडी भी हैं, पर अपना अपना जो मेन शहर है जिसका नाम कोबाने कामिशली, वो नहीं छोड़ना चाहते। तो गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल चाहती है। मतलब जो पीस है अभी भी यहाँ पर अनसर्टेन है और इसीलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे द इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर बेसिकली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया, बल्कि जो फ्यूचर की सबसे बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स पर मिलकर काम करने का डिसीजन लिया है। तो ये ट्रेड डील बेसिकली डील से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक जो पावर का गेम चेंजर बन सकती है। मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030 लॉन्च हुआ है। इसका मतलब है कि अब रिलेशनशिप जो है सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तक नहीं रहेगा, बल्कि चिप्स बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना और रिसर्च साथ में होगी। तो सेमीकंडक्टर पार्ट पे क्या है कि सेमीकंडक्टर यानी जो चिप्स मोबाइल्स, कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस में यूज़ होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी जो सबसे एडवांस जो चिप्स हैं वो नहीं बना सकता। इसलिए डील में जो फोकस है वो हेट्रोजेनस इंटीग्रेशन पर है। मतलब अलग-अलग चिप्स को स्मार्ट तरीके से जोड़कर पावरफुल चिप बनाना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फैक्ट्री लगाने से भी सस्ता है। तो इंडिया के पास दुनिया का लगभग 20% चिप डिज़ाइन टैलेंट है, जबकि यूरोपियन यूनियन के पास जो है टॉप क्लास रिसर्च लैब्स हैं। और अब दोनों अपनी जो है स्ट्रेंथ को जॉइन करेंगे ताकि यूएस पर डिपेंडेंस कम हो सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में इंडिया के पास मैसिव मल्टीलिंगुअल डेटा है और इंजीनियर्स हैं और यूरोपियन यूनियन के पास स्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रूल्स हैं। तो डील के अंडर यूरोपियन यूनियन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेटर और इंडिया का एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। और इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का जॉइंट सेटिंग, सेफ्टी चेक्स और सर्टिफिकेशन जो है वो जॉइंट होगा। और लॉन्ग टर्म गोल ये है कि एक दूसरे के सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट किया जा सके। तो इसका एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये हो सकता है कि इंडियन जो यूज़र्स हैं उनको यूरोपियन लेवल का डिजिटल प्रोटेक्शन मिल जाए, जैसे कि प्राइवेसी में, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन में, बायोमेट्रिक सर्विलेंस पर लिमिट्स रहना। लेकिन रिस्क भी है। कंपनीज यूरोपियन यूनियन के लिए सेफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया के लिए लूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बना सकती हैं और इसलिए रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। तो डील के साथ साथ फंडिंग का भी प्लान है। इंडिया को यूरोपियन यूनियन 10 लाख करोड़ का हॉरिजॉन यूरोप नाम का रिसर्च फंड है, उस तक एक्सेस इंडिया को मिल सकता है। साथ ही जो यूरोपियन इनोवेशन काउंसिल है उसके थ्रू हाई रिस्क टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग में फंडिंग मिलेगी। तो ओवरऑल ये डील सिर्फ जो है ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बल्कि बोलते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन का जॉइंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी अलायंस है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ
तो इंडिया ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है इसमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर आएंगे $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स सेज प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया अपने जो ऑयल और गैस सेक्टर में 2030 तक बोलते हैं कि $100 बिलियन का से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का टारगेट रखा गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक जो गोवा में ये चीज़ कही, तो कंट्री अपनी जो एक्सप्लोरेशन एक्रेज है उसको 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जो है बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। और अंडमान एंड निकोबार जो बेसिन है उसको नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हब माना जा रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट एश्योरेंस देते हुए पीएम ने बोला कि एनर्जी सिक्योरिटी में लगभग $500 बिलियन तक के ग्लोबल ऑयल जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ट्रम्प सेज ईरान वांट्स टॉक्स एज यूएस स्ट्राइक ग्रुप अराइव्स इन वेस्ट एशिया। तो यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच टेंशन्स काफ़ी बढ़ गई हैं और यूएस की जो नेवल स्ट्राइक फोर्स है वेस्ट एशियन वाटर्स में डिप्लॉय हो चुकी है। और ईरान ने वार्निंग दी है किसी भी यूएस अटैक का स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया जाएगा। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन को रूल आउट नहीं किया गया है, खासकर रिसेंट प्रोटेस्ट के क्रैकडाउन्स के बाद जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। साथ ही ट्रम्प ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान टॉक्स चाहता है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन रजीम जो है कमज़ोर हो रहा है और कुछ अमेरिकन लीडर्स कहते हैं कि फाइनल एम बेसिकली यहाँ पर ईरान में रजीम चेंज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का हो सकता है। फिर यहाँ पे ट्रम्प टू हाइक टैरिफ्स ऑन साउथ कोरिया गुड्स टू 25%। तो यहाँ पर बेसिकली साउथ कोरिया में इमरजेंसी टॉक्स बुलाई है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने साउथ कोरियन गुड्स पर जो टैरिफ है 15% से बढ़ा के 25% बढ़ाने की बात कही है। पहले जो अर्लियर डील हुई थी यूएस और साउथ कोरिया के बीच उसमें कॉमर्शियल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें टैरिफ कम करने की बात हुई थी, मार्केट एक्सेस देने की बात हुई थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और ये इन जैसे प्रोमिसेस थे जिसको साउथ कोरिया ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ऐसा एलिगेशन लगाया डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो ये मूव बेसिकली यूएस और साउथ कोरिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स के बाद टेंशन बढ़ा रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्थ कोरिया फायर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स टुवर्ड्स सी ऑफ जापान। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने अपने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने ईस्टर्न वाटर्स की तरफ लॉन्च किए जिससे कि रीजनल टेंशन वहाँ पे बढ़ गए। तो साउथ कोरिया के मुताबिक मिसाइल्स प्योंगयांग के नॉर्थ से लॉन्च हुए और लगभग 350 किलोमीटर तक गया। तो जापान ने भी मिसाइल्स लॉन्च कंफर्म किए और इससे जो रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए थ्रेट बताया। तो ये लॉन्च उस वक्त हुए हैं जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच रिलेशन टेंस है। और 2019 के बाद यूएस और साउथ कोरिया के साथ टॉक्स स्टॉल होने के बाद नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर और मिसाइल आर्सेनल्स को लगातार एक्सपैंड कर रहा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।